तो चाइना में जो हॉस्पिटल है बच्चों का, बीजिंग में, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे एडमिट हो रहे हैं, जिनको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है बच्चों में, जिसकी वजह से 1000 से भी ज़्यादा बच्चे एक-एक साथ आ रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। तो कौन-सा वायरस है, क्या ऐसी बीमारी है और वायरसेस के बारे में थोड़ा-सा इस वीडियो में जानेंगे कि वायरस क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं वायरस और कैसे ये वर्क करते हैं, किस तरह से इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और एक नॉलेजफुल वीडियो है। तो अगर आप फालतू की रील्स देखते हैं, फालतू के वीडियोज़ जाके यूट्यूब पे देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप लोग कुछ नॉलेज की चीज़ें देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऐसे फालतू के वीडियोज़ से अच्छा कुछ नॉलेज लें, भले ही आप किसी और फ़ील्ड से हैं, बट नॉलेज कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपके अंदर जितना नॉलेज होगा, वो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए और बेहतर समझ आपके अंदर डेवलप होगी, जो कहीं न कहीं आपको जाके आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके फालतू की चीज़ें देखने से अच्छा है कि आप कोई अच्छी चीज़ देखें, जिससे आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। तो खबर जो मैं बताने जा रहा था, ये चाइना से है। वहाँ की जो राजधानी बीजिंग है, वहाँ पे जो बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि उनको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है। और बताया ये जा रहा है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, बट चाइना उसकी कंप्लीट जानकारी नहीं दे रहा है। वो कुछ जानकारी छुपा रहा है। जिस तरह से 2019 में दिसंबर में जब वहाँ पे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, तो चाइना ने बोला कि वो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, जो हमारे काबू में है, कोई घबराने की बात नहीं है। जबकि डब्ल्यूएचओ पहले से परेशान था कि वहाँ पे कौन-सा वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसको लेके डब्ल्यूएचओ जानकारियाँ माँग रहा था, बट चाइना ने प्रॉपर जानकारी नहीं दी। उसकी वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इस वायरस की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स ओल्ड एज थे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ओल्ड एज पेशेंट्स को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया या फिर उनकी जान ली। इस वायरस के चपेट में कुछ ऐसे-ऐसे भी चेहरे आए, जो एकदम यंग थे, 24 साल, 25 साल के भी लोगों की जान चली गई, इस वायरस की वजह से। लेकिन एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि चाइना से ही एक नया वायरस निकला है, जिसकी जानकारी कंप्लीटली अभी नहीं किसी को है, क्योंकि चाइना खुद उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं दे रहा है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि पूरी जानकारी दें कि ये कौन-सा वायरस है और क्या-क्या सिम्पटम है, क्योंकि उसको फिर आगे हम उससे बचाव के लिए आगे कदम उठा सकें। बट बताया ये जा रहा है कि चाइना पूरी जानकारी नहीं दे रहा है या फिर क्या न्यूज़ है, ये तो चाइना ही बता सकता है। बट जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो चूँकि चाइना एक पड़ोसी मुल्क है, इसलिए भारत सरकार भी अलर्ट पे है। हालाँकि भारत सरकार कभी-कभार थोड़ा डिले करती है, क्विक एक्शन लेने में, लेकिन इस बार भारत सरकार ने यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री को अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पे जो मेडिकल या फिर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मेडिसिन्स, वेंटिलेटर, बेड, डॉक्टर, स्टाफ नर्स, इनकी कोई कमी ना हो और हर चीज़ प्रॉपरली तैयार करें कि अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन यहाँ भी फैलता है, तो उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो
अगर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो जिस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, मेडिसिन्स हो गई, स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। तो भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये वायरल इन्फेक्शन जो फैल रहा है और उसमें साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, जो सिम्पटम बताया जा रहा है चाइना में, जो बच्चों में जो सिम्पटम आ रहे हैं, कि बच्चों में साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है। फेफड़ों में सूजन आ जा रही है बच्चों के। एक्स-रे या सीटी स्कैन करने पे दिख रहा है कि वहाँ पे उनको गाँठें भी हो रही हैं, लंग्स में। तो कुछ सालों से जैसा कि देखने को मिल रहा है कि वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसा देख के लग रहा है कि आने वाले समय में साँस की बीमारियाँ ज़्यादा फैलने वाली हैं, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है दुनिया में और दुनिया भर की सरकारें उसके लिए लगी हुई हैं कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दुनिया में, उसको कैसे कम किया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो साँस की बीमारियाँ हैं, ये कम होने के बजाय फैलने के आसार इसके नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जो वहाँ पे फैला हुआ है। क्योंकि चाइना में एक लैब भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे बायोलॉजिकल लैब है, वहाँ पे कुछ रिसर्च वगैरह होती है, तो कभी-कभी इस तरह से खबरें आती हैं कि वहाँ की लैब से ही वायरस फैल रहा है या जो रिसर्च कर रहे हैं जानवरों पे या फिर जो भी रिसर्च वो लोग कर रहे हैं वायरस वगैरह पे, तो वहाँ से वायरस लीक हो जा रहे हैं, किसी गलती से या किसी वजह से, जो कि दुनिया में फैल रहे हैं। तो अच्छा एक चीज़ ये भी है कि वायरसेस को म्यूटेट भी कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल वायरस है उसके जीन में म्यूटेशन करके एक नए टाइप का वायरस भी बना सकते हैं। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा रिसर्च चल रहा है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन वहाँ फैल रहा है। बट सच्चाई क्या है, वो किसी को पता नहीं है, वो चाइना को ही पता है। तो जब बात वायरस की आई है, तो आज जान लेते हैं कि वायरस क्या होता है और कितने तरह के वायरस होते हैं और इन वायरसेस से क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जैसा कि वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, जिसको हम खुली आँखों से नहीं देख सकते। जैसा कि हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मलेरिया पैरासाइट पैरासाइट है। अब वायरस क्या होता है? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। उसको देखने के लिए साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उसको और वायरसेस को देखने के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, क्योंकि साधारण माइक्रोस्कोप में वायरस नहीं दिखता है। साधारण माइक्रोस्कोप से वायरस को हम नहीं देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे हम कि वायरस कितने तरह के होते हैं, तो जान लेते हैं। पहला हमारा है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है? दूसरा है ह्यूमन हर्पेस वायरस, फिर हमारा आता है कोरोना वायरस। ठीक है, ये जो वायरसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फिर सब कैटेगरी भी होती हैं, बट ये जो कोरोना मैंने बताया, इसमें अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं। एक होता है एचपीवी, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, ये एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिससे कैंसर तक हो सकता है पेशेंट्स में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फीमेल्स में या फिर मेल्स में ज़्यादातर जेनिटल ऑर्गन्स को ये इन्फेक्ट करता है, जिस वायरस से कैंसर हो सकता है। हो जाएगा ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ मैं, बट कैंसर तक हो जाता है इस वायरस की वजह से। फिर हमारा आता है एंट्रो वायरस।
एंट्रोवायरस जो होता है ये हमारी आंतों को इन्फेक्ट करता है, ठीक है? जो आँत में इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको बोलते हैं इंट्रोवायरस। फिर हमारा आता है फिलेरी वायरस, इसके बाद आता है ऑर्थोपॉक्स वायरस, फिर आता है हमारा हेपेटाइटिस वायरस। अब हेपेटाइटिस वायरस में भी कई तरह के वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है? तो ये वायरस जो होता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है। एक्चुअली क्या करता है कि ये जब तक ये किसी होस्ट में नहीं होता है, बाहर होता है, अगर शरीर के बाहर है तो ये पूरी तरह से इनएक्टिव होता है। बाहर पड़ा रहेगा तो ये किसी काम का नहीं है, वो उधर ही पड़ा रहेगा वो कोई बीमारी नहीं फैला सकता है। बट इस वायरस को जैसे ही कोई होस्ट मिलता है या अपने होस्ट में जैसे ये एंटर करता है, तब ये एक्टिव होता है। जैसे ये कहीं बाहर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये इनएक्टिव है, ये कुछ नहीं कर सकता। बट जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा या किसी पेशेंट के शरीर के अंदर जाएगा, जैसे ही वो एक्टिव होगा और फिर वहाँ जाके वो फिर अपना मल्टीप्लिकेशन वगैरह चालू करता है। चूँकि वायरस का जो सेल वॉल होता है, उसके ऊपर एक लेयरिंग होती है, इसको बोलते हैं कैस्पिड, ठीक है? वो वायरस के प्रोटेक्शन का काम करता है और कुछ वायरसेस में कैस कैप्सिड के ऊपर भी एक लेयर होती है या एक इन्वेलप होता है, उसको बोलते हैं एनवेलप एंटीजन, ठीक है? वो इन्वेलप वायरस होता है, उसका एग्ज़ाम्पल है हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन, हेपेटाइटिस ई एजी, वो हेपेटाइटिस ई इन्वेलप एंटीजन है, ठीक है? तो ये थे हमारे वायरस और वायरस जो होता है या तो फिर डीएनए वायरस होगा या फिर आरएनए वायरस होगा। तो उसकी सब कैटेगरीज़ हैं, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, फिलेरी वायरस, herpes वायरस, एचपीवी वायरस, इस तरह का उसका कैटेगरी किया गया है, ठीक है? तो जो चाइना में वायरस फैल रहा है, वो मोस्टली बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है और उनके अपना ये लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है? बट पूरी जानकारी उसकी नहीं होने की वजह से उसका कोई अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। जो केयर किया जाता है वायरल इन्फेक्शन में, वही दवाइयाँ दी जा रही हैं। बट दवाइयों से जो अच्छा हमारा है, जिसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो आज हम जानते हैं कि किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आने वाली अगर कोई बीमारी हम तक पहुँचे, उससे पहले ही हम उससे कैसे बचें? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, साँस के थ्रू भी फैल सकता है, खाँसने-छींकने से फैल सकता है, फेको ओरल रूट से फैल सकता है। तो क्या-क्या हम सावधानियाँ बरत सकते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस से हम बच सकें? तो जैसा कि कोरोना के केस में हुआ था कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, भीड़-भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना है। अगर कोई सिम्पटम आपको आ रहा है या आपको सर्दी-खाँसी है, तो आप दूसरे लोगों से दूर रहना है, अपने आप को आइसोलेट करना है, यानी कि क्वारंटाइन हो जाना है, ठीक है? और जिसको कुछ सिम्पटम आ रहे हैं, उसको डॉक्टर्स के टच में रखना है, ठीक है? एंटीवायरल दवाइयाँ भी दी जाती हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स भी लिया जाता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन वगैरह में ये विटामिन सी की गोलियाँ अच्छा काम करती हैं, ठीक है? तो यही है और फेस पे मास्क बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस में। बार-बार हाथों को साबुन से धुलना, बार-बार मतलब क्या हमेशा जाके पानी में हाथ धुलते नहीं रहना है, बट मोटा-मोटा आपको साफ-सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग करना, हैंड सैनिटाइज़ करना है। शेक हैंड अगर करते हैं किसी से, तो दोनों लोग अपना जाके हाथ धुलें, साफ-सफाई रखें, घर के आस-पास कूड़ा-कचरा ना होने दें, ठीक है? बार-बार नाक पे, कान पे, आँखों पे हाथ ना लगाएँ। बच्चे कभी-कभी मुँह में हाथ डालते रहते हैं, तो उसका ध्यान रखें, बच्चों को ऐसा ना करने दें। बच्चों को भी साफ-सफाई कराएँ, उनके भी हाथ धुलते रहें और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बाहर जैसे बहुत लोग बाहर घूमते रहते हैं,
कोविड के टाइम में कितने लोग सब बाहर जाते थे, वहाँ पुलिस के डंडे खाए, लेकिन बाहर जाने से नहीं चूके और आखिरकार ये हुआ कि इन्फेक्शन लोगों को हुआ, ठीक है? बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उनको पता भी नहीं चला कि इन्फेक्शन हो गया। कुछ लोगों में सिम्पटम नहीं आए, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स मिले। बट जो कुछ रिसर्च ऐसी हुई, जिसमें रैंडम लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया, ये देखने के लिए कि उसमें कोरोना के वायरसेस हैं कि नहीं है या एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। जिन लोगों को वैक्सीन लग गई, तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ थी, वो तो मिल गईं। बट जिनको इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, उनको वैक्सीन भी नहीं लगी, फिर भी उन्होंने अगर एंटीबॉडीज़ जाँच कराया तो एंटीबॉडीज़ उनकी पॉज़िटिव आईं। यानी कि उनको एक्सपोज़र हुआ, वायरस का एक्सपोज़र सबको हुआ, किसी को कम हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, ठीक है? तो कुछ वायरसेस जो पुराने वायरसेस हैं, जो पुराने वायरस थे, जैसे क्योंकि ये एंटीवायरस या फिर वैक्सीन्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो जो पुराने वायरसेस आए थे, उनके लिए वैक्सीन्स बन गई हैं। तो वैक्सीन आपको लेना चाहिए, जैसे कोविड के वैक्सीन हैं, स्वाइन फ्लू के वैक्सीन्स हैं, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन है। तो वैक्सीन्स आप ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए। अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं या आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या आप डॉक्टर हैं या फिर आप पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो आपके लिए कंपल्सरी है कि आप वैक्सीनेशन कराएँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि ये वैक्सीन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन एक्चुअली जो वायरस होता है, जैसे सपोज़ करो कि हेपेटाइटिस का वायरस है। तो हेपेटाइटिस के वायरस से अगर हमें बचाव करने के लिए वैक्सीन लेनी है, तो जो वैक्सीन हमें दी जाती है एक्चुअली वो हेपेटाइटिस बी वायरस ही होता है, जो हमें इंजेक्ट किया जाता है। तो जब वो वायरस जो हमें वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट किया जाता है, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में वो वायरस दिया जाता है और जो वायरस एज़ ए वैक्सीन दिया जाता है, वो एक्चुअली वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इम्पोटेंट होता है। उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि अगर सपोज़ करो एक वायरस एज़ ए वैक्सीन हमें दिया गया, तो वो वायरस मल्टीप्लाई कर के 2 नहीं हो सकता या फिर वो वायरस हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी नहीं पैदा कर सकता है, बल्कि वो अंदर जाने के बाद वो बॉडी को एक्टिवेट करता है अपने अगेंस्ट क्योंकि जब वो वायरस जो वैक्सीन के रूप में हमें दिया गया है, तो बॉडी को लगता है कि हाँ, ये कुछ वायरस आया। क्योंकि जब भी बॉडी में कोई फ़ॉरेन पार्टिकल या फ़ॉरेन वायरस या कोई ऐसी चीज़ शरीर में एंटर करती है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है। जो चीज़ हमारी नहीं है या सपोज़ करें हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ हमारा है, बट इसमें जब कोई बाहर की चीज़ आती है, तो बॉडी तुरंत उस पे रिएक्शन करती है और रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी बॉडी में फ़ीवर हो जाता है। वो फ़ीवर उस इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में होता है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ आई है, जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। फिर बॉडी उसको किल करने की कोशिश करती है और जो किलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें बॉडी क्या करती है, एक एंटीबॉडी बनाती है। यानी कि जब किसी जैसे कोई एंटीजन आया, एंटीजन कुछ भी हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज़्म हैं या बैक्टीरिया हैं, उनको हम एंटीजन बोलते हैं। तो जैसे ही कोई एंटीजन अंदर एंटर करता है बॉडी में, जिस तरह से वैक्सीन अगर हमने हमें दिया गया, तो वो एक एंटीजन ही होता है, बट वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही वो एंटीजन हमें दिया जाएगा या वैक्सीन दी जाएगी, बॉडी उसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाएगी और वो एंटीबॉडी उस जो वैक्सीन दी गई है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के वो स्टोर कर लेती है और वो उसकी बॉडी में वो मतलब स्टोर हो जाता है। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ बनी है उस वैक्सीन के अगेंस्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बीमारी नहीं फैला सकता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन के तैयार हो गई, ठीक है? तो वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में हमेशा के लिए मौजूद रहती हैं या फिर उसका टाइम पीरियड होता है 4 साल, 5 साल, 10 साल,
उतने तक वो एंटीबॉडीज़ शरीर में मौजूद होती हैं। अभी फर्दर जब क्या होता है कि मान लीजिए कि वही इन्फेक्शन आपको ओरिजिनल इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए आपको वही वाला, या फिर हेपेटाइटिस का आपको ओरिजिनल इन्फेक्शन हुआ, तो जो एंटीबॉडीज़ आपके अंदर बन चुकी है पहले ही वैक्सीन लेने की वजह से, वो एंटीबॉडीज़ उस ओरिजिनल एक्शन को भी, ओरिजिनल इन्फेक्शन को भी क्या करती है, न्यूट्रलाइज़ कर देती है। यानी कि जैसे आपको ओरिजिनल इन्फेक्शन हुआ तो आपको क्या होगा कि वो इन्फेक्शन बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो जैसे ही ओरिजिनल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का होगा, फटाक से वो एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाएंगी और उसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगी और आपको वो इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा। इसी तरह से आप किसी भी बीमारी का आप अगर वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन आपको बीमारी नहीं होने देगी, क्योंकि आपके अंदर वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हैं। जैसे ही वो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, फटाक से वो एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाएंगी और उस एंटीजन को मार के ख़त्म कर देंगी और आपको वो बीमारी नहीं हो पाएगी। तो जितने भी वैक्सीनेशन आते हैं गवर्नमेंट के, बच्चों में जितने भी वैक्सीनेशन लगाने होते हैं, वो वैक्सीनेशन आप लोग लगवाएं, डरे नहीं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में या बाहर लोगों में बहुत सारी चीज़ें फैली होती हैं कि ये नहीं लगाना चाहिए, वो वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ये सब गलत है। वैक्सीन्स सारी लगवाइए, जितने भी वैक्सीन्स के लिए गवर्नमेंट बोलती है उनको लगवाइए। वैक्सीन्स से फ़ायदा होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे हैं। किसी के वाइफ़ को हेपेटाइटिस बी है, ठीक है? और कपल को बच्चे भी हैं, बट अगर वाइफ़ का हेपेटाइटिस बी हस्बैंड में नहीं गया या हस्बैंड का इन्फेक्शन वाइफ़ में नहीं गया, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसके लिए है कि वैक्सीनेशन। अगर कोई माँ को एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें भी कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं कि वो वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में इन्फेक्शन ना जाए, उससे भी सक्सेसफुली बचाव किया जाता है दवाइयों से। तो दवाइयों पे आप उँगली मत उठाइए, वैक्सीन्स पे उँगली मत उठाइए, वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की किया है और तरक्की कर रही है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन है बच्चों में, उसको लीजिए, क्योंकि वैक्सीन्स बहुत ही कारगर है, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है। यानी कि आने वाली बीमारी जो हमारे अंदर आ सकती है, बॉडी को पहले ही बता दिया जा रहा है कि आपके अंदर ये बीमारी आएगी, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई चोरी होने वाली है, आपको उसकी खबर नहीं है, ठीक है? या फिर मान लीजिए आपकी फ़ाइट है, आप कोई फाइटिंग करते हैं, ठीक है? आपको आज फाइट के लिए जाना है, बट आपको पता ही नहीं है कि किससे फाइट करना है। इवन आपको पता ही नहीं है कि आपको फाइट करने जाना है। आपको घर से उठाया गया और बोले चलिए चलना है बाहर आपको। आपको लेके गए बाहर, वहाँ पे मैदान में लाके खड़े कर दिए, भाई आपको यहाँ पे लड़ना है, और दूसरा बंदा आके सामने खड़ा हो गया। आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप तैयार भी नहीं हैं, तो वहाँ पे आपकी हार भी हो सकती है। बट अगर आप घर पे हैं, एक बंदे को लाया जाए आपके पास, बोला जाए भाई यही बंदा है, ये बंदा आपसे ये कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको इसके अगेंस्ट तैयारी करनी है। तो जब आप उस बंदे को देख लेंगे, आपकी उसकी उसकी हाइट देख लेंगे, उसकी मसल्स देख लेंगे, उसकी स्ट्रेंथ देख लेंगे, भाई वो कितना पावरफुल है और उसके अगेंस्ट मुझे किस तरह की तैयारी करनी है। तो आप अलर्ट हो जाएँगे। जस्ट वैक्सीनेशन इस तरह से काम करता है, क्योंकि वो आने वाली बीमारी को, जो बीमारी है, उसके क्लोन को, यानी कि उसके जो मास्क समझ लीजिए, उससे आपको मिलवा देता है। तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या होती है? तैयार हो जाती है। क्योंकि फिर वो अगर रियल आ गया, तो फिर आप उसका मुकाबला कर सकें। तो वैक्सीन्स इस तरह से काम करती है। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियोज़ आती हैं, आप लोग उसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में कहीं भी आपको
ऐसी नॉलेज वाली बातें मिल जाएँगी, जो आप अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको आप मिस कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जहाँ तक हो सके लोगों को जागरूक करें और हेल्थ केयर के सेक्टर में लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार बीमार होते हैं, रिलेटिव बीमार होते हैं या घर में कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। तो उससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ मेडिकल वाले, बाकी और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हमें बेवकूफ़ बना देते हैं किन्हीं चीज़ों में। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी जानकारी ज़्यादा है, तो आप कहीं भी जाके बेवकूफ़ नहीं बन सकते और उल्टा अगर आपके साथ कोई गलत बात हो रही है या अगर आपको कोई गलत चार्ज किया जा रहा है या फिर कोई गलत बात बताई जा रही है, तो आप उन्हें टोक सकते हैं या फिर उस पे पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, पैरामेडिक्स नहीं हैं, तो आप डायरेक्टली किसी से आर्गुमेंट नहीं कर सकते, बट पूछ सकते हैं कि ये हमने तो ऐसा सुना है, ये ऐसा है या फिर ऐसा करना चाहिए। कर सकते हैं, ये आपका राइट है क्योंकि आप वहाँ पे बिल पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों को, रिश्तेदारों को और बड़ी उम्र के लोगों को ये वीडियो भेजें। क्योंकि कम उम्र के लोग तो अपना रील-वील देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाद में जाके पता चलता है कि हमने अपना टाइम कितना बेकार और बुरी जगहों पे लगा दिया। क्योंकि जिसने टाइम का कदर नहीं किया, यानी जिसने अपने वक़्त का कदर नहीं किया, वक़्त उसका कदर नहीं करता। तो टाइम को वेस्ट ना करें, अपने वक़्त को अच्छे कामों में लगाएँ और हो सके तो समाज कल्याण में यानी कि सोशल वर्क में ज़्यादा टाइम दें, एक अलग पहचान बनाएँ। थैंक यू।